हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 8 देखेंगे, जिसमें क्लास 9 में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 9 का पार्ट 1 और क्लास 6, 7, 8 का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर क्लास 8 तक का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया गया है, चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लास 9 में एक ये कटिंग दिया हुआ है। कटिंग में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। दे रखा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अर्थात NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या दिया है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत आरंभ किया गया था। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसे शॉर्ट में NCRP कहते हैं, के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि NRCP का उद्देश्य जो है नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, तो याद क्या रखना है यहाँ पे, याद ये रखना है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था 1985 में किया गया था गंगा एक्शन प्लान के तहत। इसके बाद इसका विस्तार किया गया 1995 में NRCP के तहत। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, तो यहाँ पे अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जल में प्रदूषण को कम करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। आइए अब देखते हैं सवाल क्या बन रहा है। पहला सवाल सिंपल सा कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। 1985, 95, 2001, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 1985। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बनता है। अगला सवाल है कि गंगा एक्शन प्लान का विस्तार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसे शॉर्ट में NRCP कहते हैं, के तहत किस वर्ष किया गया था। 85, 95, 2001। सही आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, एक सवाल और यहाँ से देख लीजिए। सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसे शॉर्ट में NRCP कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। नदियों में पुल बनाना, नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना, नदियों का निजीकरण करना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे एक कटिंग दिया हुआ था क्रियाकलाप करने के लिए कि एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, एटलस की सहायता से प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करना है कि ये झील कहाँ पर है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा मानव निर्मित है, कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये सब चीज़ों को आपको एक लिस्ट तैयार करनी थी। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो आइए एक लिस्ट हम तैयार करके रखें यहाँ पर, जैसे कि प्राकृतिक झील के बारे में वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। सांभर झील ये भी खारे पानी का झील है जो कि राजस्थान में है। डल झील ये प्राकृतिक झील है और ये मीठे पानी का झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो एक होता है मीठे पानी का झील और एक होता है खारे पानी का झील, तो वो भी याद करते हुए चलिएगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है, वुलर झील है। चिल्का झील ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। सांभर झील ये भी आपका खारे पानी का झील है। डल झील ये मीठे पानी का झील है। बात करें मानव निर्मित झील के बारे में तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर याद रखिएगा जो कि रिहंद बांध पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में है। भाखड़ा नंगल बांध द्वारा एक निर्मित झील है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है और नागार्जुन सागर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। आइए अब देखते हैं सवाल क्या क्या है यहाँ पे। पहला सवाल कि वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी खालिस्तान झील है। खारे पानी का, मीठे पानी का, लैगून झील है, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ये खारे में ये मीठे पानी का झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है। तो याद रखिएगा चिल्का झील ये मीठे पानी ये लैगून या खारे पानी की झील है जो कि भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, ये लैगून झील है और ये भारत के सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। चलिए अगला सवाल है, सांभर झील जो कि राजस्थान में है, ये मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती हैं। मछली पकड़ने के लिए, नमक उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा NCERT में साफ लिखा हुआ है कि सांभर झील मुख्य रूप से नमक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। एक सवाल और देख लीजिए। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, अपनी खालिस्तान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गहराई के लिए, अद्वितीय नावों और तैरते द्वीपों के लिए, नमक की यह मात्रा के लिए, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये भी NCERT का लाइन है कि डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, अपनी अद्वितीय नावों या शिकारा और तैरते द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये NCERT का लाइन ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। जो बड़े आकार वाले जो झील होते हैं ना, उसे समुद्र कह देते हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर हैं ये सब झील ही, लेकिन इतना बड़ा है कि इसे लोग वहाँ पे लोकल लोग क्या कहते हैं कि ये सागर है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सवाल क्या बनता है। सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़े आकार वाली झील है जिसे समुद्र कहा जाता है? डल झील, अरल सागर, कैस्पियन सागर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। डी विकल्प सही होगा। डल झील को छोड़ करके बाकी अरल सागर और कैस्पियन सागर ये सभी बड़े आकार वाली झील है जिसे समुद्र कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। अगला देखिए। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है? ठीक है, जबकि 29% क्या है? भूमि है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। अब सोचिए, पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन उसमें से 97% क्या है? लवणीय है, जल खारा है। जबकि 3% ऐसा है जो कि स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसका 3/4 जो भाग है वो हिमानी के रूप में मौजूद है या फिर ग्लेशियर के रूप में स्थित है। ठीक है, तो पानी पीने के लिए हमारे पास बहुत कम है। ठीक है तो बहुत सारा, लेकिन कह सकते हैं कि जितना है, एक तो है ही अब मेरे हम लोग के पास कितना मात्र जितना पानी, उसका 3% स्वच्छ जल है जो कि यूज किया जा सकता है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसका 3/4 ही जो पानी है, जो 3/4 भाग जो है वो क्या है? हिमालय के रूप में, ग्लेशियर के रूप में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे यूज के लायक है वो कितना है? 1/3। 3/4 मतलब कि तो वो आपका ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो बाकी जो 1/3 बचता है वो कहाँ पर है? या झील के रूप में है, या भूमिगत में है ना, नदियों में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सिर्फ एक तिहाई ही पानी है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल देखते हैं क्या बनता है। सवाल है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है? तो ये है सिर्फ 3%। ठीक है, और इसका 3% का भी 3/4 कह सकते हैं कि ग्लेशियर के रूप में, हिमानी के रूप में है। ठीक है, चलिए अगला है। क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनती है या बनाती है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत जो है ना, ये मैसूर, बंगलौर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। आइए देखते हैं। सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या जोग जलप्रपात? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? ये वराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ का लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, और ये मांड्या जिला करके कुछ है। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात के बारे में, ये वराही नदी पर है कर्नाटक में और ये शिमोगा जिला में स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं बात करें जोग जलप्रपात के बारे में, तो शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है और ये शिमोगा जिला में है। वहीं बात करें धुआंधार जलप्रपात के बारे में, तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है ना, ये नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्थान का नाम क्या है? भेड़ाघाट। कहाँ पड़ता है ये? जबलपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नहीं है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है? आप इसके बारे में इस वेबसाइट से जान सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है?
इस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, से विकल्प सही होगा। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और आगे जब बढ़ता है ये जमुना, तो ये पद्मा से मिल करके ये मेघना कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, से विकल्प सही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तिब्बत में इसे यारलुंग या सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और इस जमुना में जब पद्मा अर्थात गंगा जब मिलती है तो इसे मेघना कहते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र और आपका गंगा जो है ना, ये दोनों मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा। चलिए आगे है, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का यह सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। सवाल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सुंदरवन डेल्टा एशियाई शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हुगली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा में प्रमुख रूप से मैग्रोवन वनस्पति पाया जाता है, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि सुंदरवन डेल्टा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। जी नहीं, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ना कि एशियाई शेर के लिए। इसके बाद सेकेंड कथन दिया हुआ है कि यह मुख्य रूप से हुगली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। जी नहीं, ये भी गलत है। ये आप देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है सुंदरवन का डेल्टा। इसके बाद है, सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से मैग्रोवन वनस्पति पाया जाता है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। पूछा था कौन सा गलत है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए और बी दोनों असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नमामि गंगे परियोजना, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसे संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्षमा चाहूँगा कि सवाल रिपीट हो गया है। सवाल जो बनना चाहिए था वो सवाल नहीं बना है। फिलहाल इस सवाल का जवाब फिर से वही हो जाएगा, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, यहाँ से इससे हम सवाल नहीं बन पाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नमामि गंगे परियोजना के बारे में क्या है, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, ये दो उद्देश्य थे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल नहीं बन पाया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों यानी कि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। याद रखना है कि पहला तो कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। क्या आप लोगों को पता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये जब हुआ था सिंधु जल समझौता, तो इसके रूप में जल का केवल हम 20% भाग ही उपयोग कर सकते थे, या कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। सवाल सिंपल सा यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1960 में। चलिए आगे देखिए, समझिए यहाँ पे सिंधु जल समझौता क्या हुआ था। सिंधु जल समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे के लिए किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता ही सिंधु जल समझौता कहलाता है। इस हस्ताक्षर कब हुआ था? इस पर 19 सितंबर 1960 को हुआ था। स्थान कराची हुआ था। मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के थे अयूब खान। सिंधु नदी प्रणाली में कितनी नदियां हैं? तो कुल 6 नदियां हैं। पूर्वी नदियां भारत के अधिकार में, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, और इन नदियों के जल का पूरा उपयोग भारत कर सकता है। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के अधिकार में है, जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारत को सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। जल विद्युत परियोजनाएं बिना पानी रोके जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं, लेकिन बिना पानी रोके बना सकते हैं। शर्त है कि भारत बड़ा बांध बनाकर पानी नहीं रोक नहीं सकता है। ठीक है, केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे कि बना रहा है भारत, बनाया बगलिहार परियोजना बनाया चिनाब नदी पर, और किशन गंगा परियोजना बनाया झेलम नदी पर। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, पानी आप नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत बना सकते हैं। पाकिस्तान को क्या लाभ मिला इससे? तो पश्चिमी नदियों के जल का लगभग 80% पानी मिला, उसको हिस्सा मिला। किसी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल गया उसको, और भारत द्वारा जल रोकने पर रोक लगा दी गई, यानी भारत पानी नहीं रोक सकता है, जल नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला है कि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ये तो याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी की है। जबकि ज्ञात करना है आपको कि भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो सवाल यही है यहाँ पे, भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो याद रखना है, भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 का। इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बस रेडी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी रेडी हो जाएगा हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।